आज के शो में ताहयात नाअहली आईन और कानून की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला। एमक्यूएम के मुतालबात तल्ख हकाइक मंजर आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के हवाले से हालिया दिनों कुछ अहम समातें हुई। इन समातों से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीलियाँ रहनुमा हो सकती हैं, उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार है। इन समातों में कानूनी और आईनी लिहाज से आज कुछ अहम सवालात उठाएंगे और उसके बाद आज के प्रोग्राम में हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ही बात करेंगे कि एमक्यूएम दरअसल कराची के लिए चाहती क्या है और ख़ास तौर पर उनकी आईनी तरमीम का मकसद क्या है। इस पर प्रोग्राम के अगले से बात करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ताहयात नाअहली खास तौर पे नवाज शरीफ साहब के लिए जिसे कहा जाता है कि आखिरी रुकावट हायल है उनके मुस्तकबिल के सफर के लिए। अब यहां से उसके बाद शायद उनके लिए कोई रुकावट नहीं है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। अल अजीजिया और एवनफील्ड फैसला आने के बाद ताहयात नाअहली के मामले के ऊपर सबकी नजरें हैं। इससे पहले 62(1)F के तहत उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन और इस हवाले से जो मामला चैलेंज हुए सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तारीखी पस मंजर क्या रहा और आईनी कानूनी लिहाज से यहां से रास्ता आगे क्या नजर आता है। बैरिस्टर वलीद खानजादा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। वलीद खानजादा साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन। सर ये जरा फरमाएं कि आईन और कानून की रोशनी में पहले ये बताएं कि ये मामला ताहयात नाअहली का किस केस से स्टार्ट हुआ है और अब जो मामला ज़ेर समात आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसके बाद क्या समातों का अहवाल आगे होगा। वली साहब बहुत शुक्रिया। बेसिकली इसमें दो अलग अलग व्यूज हैं सुप्रीम कोर्ट के। काफ़ी लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे 62(1)F में, वेदर जाली डिग्री केसेस में हुए थे कुछ लोग प्रॉपर्टी की प्रॉपर डिस्क्लोजर की वजह से हुए थे, कुछ लोग कन्विक्शंस की वजह से हुए थे। तो वो सारे केसेस थे। तो फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन केस नोन एज समीउल्लाह बलोच केस कि जी वंस यू डिस्क्वालिफाइड अंडर 62(1)F यू डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ। तो इसी में एक मेरे भी क्लाइंट का एक केस था जो 2002 में मेंबर नेशनल असेंबली थे सांगड़ से, एंड ही वाज डिसीटेड इन 2004 बाय द इलेक्शन ट्राइब्यूनल ऑन द बेसिस ऑफ फेक डिग्री। पर उसमें कोई ताहयात नाअहली नहीं की गई थी उनकी। 2013 में उन्होंने इलेक्शन जब कंटेस्ट किए तो फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया उनके केस में कि जी आप फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हैं। हालांकि उस टाइम 18th अमेंडमेंट के बाद जो है रिक्वायरमेंट आ गई थी कि जी आपको जजमेंट होनी चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ की दैट यू आर नॉट ऑनेस्ट। तो वो सारे केसेस काफ़ी सारे जो हैं वो पेंडिंग थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पे जो है बिकॉज देयर इज एनोमली, अब जो है पार्लियामेंट ने भी अंडर सेक्शन 232 ऑफ द इलेक्शन एक्ट ये उसमें उसकी मुद्दत बता दी है, बिकॉज 62(1)F की मुद्दत नहीं बताई हुई थी पहले। तो अब अंडर सेक्शन 232 उसमें पार्लियामेंट ने बोला है कि जी 5 साल के लिए नाअहल होंगे, बस उसके बाद आप बहाल हैं। सही, लेकिन उस पर भी मुख्तलिफ कानूनी आ रहा है। पहले जो आपने समीउल्लाह बलोच केस का हवाला दिया वली साहब, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इस केस के खिलाफ अपील दायर की हुई थी और फिर आप जो बता रहे हैं ये केस आपका जो है ये अलग है और फिर ये तमाम समातें मिलकर यकसा हो रही है जनवरी में। ये किस तरह होंगी समातें सारी? जी बिल्कुल, जिस समीउल्लाह बलोच में जो 5 मेंबर्स ने डिसीजन दिया था उसके बाद उसी जो मेंबर्स थे उस बेंच के, उन्होंने 2020 में दूसरा व्यू लिया था इन अलादीनो भाइयोस केस कि जी वो जब तक डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ नहीं होगी, जब तक कोर्ट ऑफ लॉ से नहीं होगी उसकी डिक्लेरेशन एज रिक्वायर्ड अंडर 18th अमेंडमेंट। तो काफी डाइवर्जेंट व्यूज थे एंड देन सेक्शन 232 भी आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर लार्जर बेंच बना दिए। मेरे केस में भी
मेरे केस से पहले कसरानी केस था, उसमें भी। तो अब वो मिलके सारे जो है लार्जर बेंच डिसाइड करेंगे कि जी जो भाइयों कौन के सा व्यूज चाहिए। बड़ी सा हवाला दिया, इसमें ये कहा गया था कि if a person is held not to be qualified in terms of 62(1)(f) of the constitution, such absence of qualification in law will haunt him forever। ये 2013 का ये जजमेंट है जो भाइयों केस का। तो अब क्या आप अब आगे समाते होंगी तो ये लार्जर बेंच इसको सुनेगा, तो इट कैन बी ओवरटर्न्ड, ये मतलब इट्स अ लाइकली प्रॉब्लम। ये जो 2013 वाला भाइयों केस था वो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू कर लिया, सही, उनकी रिव्यू एप्लीकेशन पे, और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ खत्म कर दी उस केस में। सही। लेकिन फिर अब जो मामला है, अगर इसकी आप देखें जाए तो उसकी इम्प्लीकेशन जो सियासी हैं वो नवाज शरीफ साहब पर भी हैं, दीगर लोगों पर भी हैं, और ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, इसका मतलब इसके हवाले से कोई हतमी फैसला आ सकता है बिफोर इलेक्शन, सब ये तवक्को रख सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज देखिए इसमें एनोमली इतनी है कि आप हीनियस से हीनियस क्राइम, रेप, मर्डर, आर्टिकल 6, करप्शन इन नैब लॉ, आप वो करें और उसके बाद आप 5 साल के बाद बहाल हैं, आप लड़ सकते हैं इलेक्शन अपनी सजा पूरी करने के बाद। पर अगर आपने कोई फेक डिग्री दी है या आपने कोई प्रॉपर्टी लिखना भूल गए अपने उसमें डोमिनेशन फॉर्म में, तो आप फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाइड हैं। हालांकि 62(1)(f) में कहीं लिखा हुआ नहीं है दैट यू डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ। नहीं तो दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और उसमें भी 2 अलग अलग व्यूज हैं। अच्छा। कहीं वो कहते हैं फॉर लाइफ है, कहीं कहते हैं कि जी डिक्लेरेशन है। तो इसीलिए चीफ जस्टिस साहब ने इस पे लार्जर बेंच जो है फॉर्म की है, और जो जनवरी में समाप्त करेगी सारे केसेस कंबाइन करके, स्पेशली इन लाइट ऑफ सेक्शन 232 जो रिसेंट अमेंडमेंट आई है इलेक्शन एक्ट में। तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि जी कौन सा व्यू चाहिए, 5 साल के लिए है या लाइफ है। सही। अच्छा, आप जो ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल, इसमें जो 18वीं तरमीम में जो चेंज आया था, जो इससे पहले कहा जाता है कि ड्रैकोनियन लॉ है फ्रॉम द 1988, लेकिन जो 18वीं तरमीम ने इसमें चेंज किया था कि दैट अ कैंडिडेट वुडंट बी क्वालिफाइड अनलेस ही वाज ऑनेस्ट एंड अमीन, देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन इन द कंट्री इन द कॉन्ट्री बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये बेसिकली जो 18वीं तरमीम ने इस मामले को मजीद जो है पेचीदा कर दिया, मजीद कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ा दी, ना कि हल करने के। ये 18वीं तरमीम ने बिगाड़ दिया मामला, क्या हुआ ये? पहले क्या था, पहले आपको कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं थी कोर्ट ऑफ लॉ से। इवन इलेक्शन कमीशन, इवन द आरओ, इवन पहले था वली साहब वो एनीबॉडी कैन डिक्लेयर यू दैट यू नो। एग्जैक्टली, पहले जो था कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड और चोजन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज सेगेशियस, राइटियस एंड नॉन प्रोफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन। पहले सिर्फ ये था, फिर ये कि कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन भी चाहिए, तो उसको मजीद कॉम्प्लेक्स कर दिया 18वीं तरमीम ने। ये हुआ नहीं उसमें, बल्कि उसमें ये हुआ कि पहले तो आरओ भी आपको डिक्लेयर कर देता था कि जी आप सादिक और अमीन नहीं है। अच्छा, जो वो उस टाइम आपको याद होगा कि सबसे वो कुरानी आयतें पूछते थे स्क्रूटनी के टाइम पे, दूसरी चीजें। तो फिर उसमें ये डाली गई कि जी आपने डिक्लेरेशन होनी चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ से दैट यू आर नॉट सादिक एंड अमीन सेगेशियस, और वो आरओ और इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकती, वो कोर्ट ऑफ लॉ दे सकती है सिर्फ आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ठीक है। तो अब ये हम जो कहते हैं कि इसमें जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ आ गया सियासतदानों के मामले में, और उन पे जो, क्योंकि इसको एज अ पॉलिटिकल टूल भी यूज किया गया अगेंस्ट पार्टीज बाय डिफरेंट पार्टीज एंड द नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस एज वेल। तो ये इसमें जो बेसिक लकूनास थे वो 18वीं तरमीम में हल होने के बजाय मजीद बिगड़ ही गए ना। इसका मतलब ये था कि ये द पॉलिटिशियंस वर रिस्पांसिबल एट द फर्स्ट हैंड, उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि इसको बिल्कुल, अगर उसमें वो उसको खत्म कर देते पूरा ही, या फिर उसमें डिफाइन कर देते टाइम लिमिट, तो इट वुड हैव बीन ईजियर। उसके बाद और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई अभी, बिकॉज अभी देयर आर डिफरेंट व्यूज, लाइक फॉर एग्जांपल भाइयों केस ऑफ 2020, यही चीफ जस्टिस साहब और जो बेंच थी उनका भी यही व्यू था कि जी जब हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती तो आरओ कहां से डिसाइड करेगा कि वेदर यू डिस्क्वालिफाइड और नॉट। तो वो इसी वजह से उन्होंने सारे जो है वो लार्जर बेंच बना के वंस एंड फॉर ऑल, ताकि इसको मसले को रेस्ट इन पीस कर दिया जाए, ताकि वो जो भी है लाइफ टाइम है या नहीं है वो डिसाइड हो जाए। ठीक है। लेकिन भाई साहब ये बताएं कि ये जो अहम तरीन मामला है, इस मामले में अगर अब यहाँ से अगर ये सारे सब चीज़ें रिवर्स होती हैं तो इसकी इम्प्लीकेशन से नवाज शरीफ साहब पर है या और भी बहुत से लोग हैं इन पिटिशंस में आपके साथ जो इसमें फिर क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर इलेक्शंस? नहीं, बिकॉज ये देखिए अभी कोई पिटिशनर्स तो राइट नाउ सिर्फ 2 ही हैं। एक वन इज माय क्लाइंट मोहम्मद खान जुनेजो, और दूसरे केसरानी का केस है पंजाब का। सही। पर जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आ सकती हैं इफ दे वांट टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ, और दूसरे लोगों को भी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि जी नोटिस जो है पब्लिश किया जाए अखबार में, देन whoever wants to come they can come and join the proceedings, but whether they join or not, उसकी जो ऑर्डर होगा सुप्रीम कोर्ट का, that will apply to all, whether it's for 5 years, whether it's for lifetime, जो भी लार्जर बेंच का डिसीजन होगा वो सब पे एप्लीकेबल होगा, और नवाज शरीफ साहब पे भी एप्लीकेबल होगा, तरीन साहब पर भी होगा, और इंडिविजुअल केसेस में भी और नून लीग का जो मौकिफ रहा है इस पे अभी तक वली साहब वो ये रहा है कि हमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है। बहुत से उनके आजम इंतार साहब और दीगर रहनुमा आके मीडिया पे बयान दे चुके हैं कि अब वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन रही नहीं है। तो इस पर क्या लीगल ओपिनियन है कि अगर वो हो चुकी है या वी हैव टू ओवरटर्न द भायो केस फैसला बाय लार्जर बेंच, या फिर आइन में तरमीम की जरूरत है? ये इनमें से क्या चीज इसका हल है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, यही इसी वजह से बेंच नंबर 1 ने जो है लार्जर बेंच फॉर्म किए, बिकॉज देखिए जब आप आरओ के पास जाते हैं आप बोलते हैं कि जी 232 आ गया और मेरी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन थी और अब नहीं है, जो आपका ओपोनेंट है वो बोल रहा है कि जी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने बोला हुआ है फॉर लाइफ टाइम। नाउ हाउ कैन आरओ और इवन फॉर दैट मैटर हाई कोर्ट इवन डिसाइड? ये लैंड तो सिंपल रहा है, बट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको जो है रिव्यू कर सकती है या डिफरेंट व्यू ले सकती है या एक गाइडलाइन दे सकती है। सही, तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ही इस पे गाइडलाइन दे सकती है। ये इलेक्शन एक्ट जो है ये उसमें जो नून लीग का मौक़िफ़ है इस बारे में कि हमने इलेक्शन एक्ट में क्योंकि चीज़ें चेंज की हैं तो ये इसके बाद लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है, ये दिस डजंट स्टैंड लीगली अगर आप कहा जाए तो वली साहब? नहीं, कानूनी तौर पे तो सही है, बट इन प्रैक्टिस वो कितना कामयाब होती है चीज वो देखना होगा ना, बिकॉज अभी अगर आरओ आपका फॉर्म या हाई कोर्ट या इलेक्शन ट्राइब्यूनल रिजेक्ट कर देती है इन व्यू ऑफ द जजमेंट पास इन द इंडिविजुअल केसेस, लाइक मियां साहब के केस में इंडिविजुअल जजमेंट पास हुई भी है, मेरे केस में है, तरीन साहब के केस में है, तो वो आरओ अगर आपकी नहीं मानता देन बाय द टाइम यू विल रीच टू द सुप्रीम कोर्ट उस टाइम तक तो इलेक्शन हो चुके होंगे। एग्जैक्टली, जब तक आप अपील में जाएंगे हायर कोर्ट देन यू विल बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड। सही, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा मैग्नीट्यूड का इसका ये जो इम्पैक्ट है वो है इन जनवरी, एंड हम ये तो नहीं कह सकते सब्जेक्ट्स है मामला के टिल व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट रिजल्ट, लेकिन बेस्ड ऑन जो अभी ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंट रहा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, तो आपको लगता है कि इस पे बिफोर इलेक्शंस ही कोई फैसला आएगा वली साहब? जी डेफिनेटली, ये बल्कि ये जनवरी में ही इंशाल्लाह फैसला आएगा। जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बारे में कोई जो रिजल्ट्स आए, समाज जो चल रही है और उसके बाद जो तायात नाली का मामला है वो फाइनली कानूनी तौर पे सेटल हो सके। इसके साथ साथ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट वो लाहौर हाई कोर्ट से आई, जब इलेक्शन कमीशन में ये चैलेंज हुआ था उनका इख्तियार डीआरओज और आरओज अपॉइंट करने का फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इस हवाले से एक अहम तरीन फैसला आया, और इस फैसले के बाद एक मरासला ये भी आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रेनिंग रोक दी डीआरओज और आरओज की। क्या इस फैसले के असरात आने वाले इलेक्शन और खास तौर पर इलेक्शन की तारीख पर असरअंदाज हो सकते हैं, और ये आइन और कानून की रोशनी में कैसा है ये फैसला, जिसमें ये लीगली अंडर सेक्शन 51 B and section 51 clause 1 although empower the election commission of Pakistan to appoint district returning officers and returning officers by selection from a list of officers provided by the government or provincial government and assistant returning officers, ये इस पर कोट किया गया from amongst its own officers of any government or corporation, autonomous or semi-autonomous bodies controlled by the government, ये एक कोट किया गया। उसके बाद लिखा गया कि mentioned in the conduct of elections chapter 5 whereas article 218 clause 3 of the constitution cast a sacred duty of the election commission of Pakistan to organize and conduct the elections and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with the law। और फिर इस बुनियाद के ऊपर to lend greater credibility to the election process in the country by ensuring the compliance of constitutional amendments, Election Commission of Pakistan को का ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। वलीद खान साहब, ये आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ आइन का आर्टिकल 218 है, फिर दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 51 और 51B, ये दोनों का इसमें सामने है और दोनों मतजाद है, लेकिन ये फैसला कैसा देखते हैं आप, इसको किस रोशनी में देखते हैं वली साहब? I mean, in my understanding, ये तो interim order है फिलहाल जी। Obviously they will argue, उन्होंने PTI has challenged कि जी जो list of officers
प्रोवाइड करनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, दैट शुड बी स्टक डाउन ऑन द टचस्टोन ऑफ आर्टिकल 218। हालांकि उसमें कोई ऐसी बात है नहीं, हमेशा से अपॉइंट हुए हैं डीआरओज। और जो आपने बात बोली इलेक्शन शेड्यूल को, डिस्पाइट देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट इलेक्शन शेड्यूल विल नॉट बी चेंज, बट इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है डीआरओज एंड आरओज हैव टू बी अपॉइंटेड 60 days बिफोर इलेक्शंस। तो अगर ये स्टे हुआ है इस तरह तो इलेक्शन के शेड्यूल पे भी इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज का। सही है। तो और क्योंकि ये जो फैसला है ये आगे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया है, तो आप इससे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है, फिर एक तरफ ये जो जजमेंट आया है, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो बड़े वाजे कह चुका है कि इलेक्शन में डिले है ही नहीं, बल्कि वो तो कंटेम्प्ट की बात तक कह रहे हैं ऑनरेबल जजेस कि ऐसी बात भी कोई ना करे। तो फिर ये क्या इसका असरात क्या नजर आते हैं आपको फौरी तौर पर? वो इसका अटेम्प्ट यही लगता है इन ऑर्डर टू गेट द इलेक्शंस डिलेड, बिकॉज ये प्रोविजन तो हैज ऑलवेज बीन देयर। तो इतने सालों में चैलेंज नहीं किया, अभी इलेक्शन से पहले 1 महीने पहले चैलेंज किया है, तो इसकी जो है वो लगता तो यही है ऑन द फेस ऑफ इट कि इट इज एन अटेम्प्ट टू डिले द इलेक्शंस, बिकॉज अंडर द लॉ आपको 60 दिन पहले जो है डीआरओज एंड आरओज नोटिफाई करने बिफोर इलेक्शंस, जो इलेक्शन कमीशन ने किया था और हाई कोर्ट लाहौर ने और इसके बाद वली साहब तो उसकी इम्प्लीकेशन मरासला जो इलेक्शन कमीशन ने अपने आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग को मुअत्तल किया है फिलहाल, या जो भी उनका प्रोसेस था उसको रोका है, तो दिस इज बाइंडिंग नाउ, क्योंकि आपने कहा ना कि अभी ये इंटरिम ऑर्डर है, तो शैल दे वेट फॉर द फाइनल ऑर्डर, या ये इंटरिम ऑर्डर पे दे हैव टू एक्ट इलेक्शन कमीशन को? नहीं, आई मीन वो उनकी वो ट्रेनिंग जो रोक दी है वो तो अब इलेक्शन कमीशन बता सकती है, बट ये सो फार तो इट्स एन इंटरिम ऑर्डर अनलेस कोर्ट डिसाइड्स अदरवाइज, और इसको भी दे कैन चैलेंज बिफोर द डिविजनल बेंच इन दिस ऑर्डर। तो आई एम श्योर इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें देख रही होगी, ये करेगी चैलेंजेस को। ठीक है, तो अब इसका मतलब मैं वली साहब के बहुत से आईनी कानूनी मामला हैं जो शायद इस इलेक्शन से पहले, जैसे आपकी तायात नाअहली वाला मामला है, और फिर अब जैसे ये इलेक्शन एक्ट वाला मामला और ये जो सामने आया है, तो काफ़ी कानूनी पेचीदगियाँ हैं इलेक्शन के रास्ते में, अभी बहुत सी रुकावटें हायल हैं, यानी रास्ता इतना हमवार नहीं हुआ है फिलहाल, मतलब ये कह सकते हैं? बिल्कुल, बट स्टिल आई विल बिलीव एंड टेक सुप्रीम कोर्ट्स वर्ड दैट द इलेक्शंस विल टेक प्लेस ऑन द डेट प्रोवाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन विद कंसल्टेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट विच इज February 8। तो अब देखते हैं, बट ये बात आपकी सही है कि इन चीज़ों की वजह से इलेक्शन शेड्यूल पे इफेक्ट बिल्कुल ज़रूर पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा ये भी बताते जाएं, क्योंकि तायात नाअहली की बात है, तो ये मुस्तकबिल में इस दरवाजे को बंद करने के लिए क्या करना होगा खान साहब? क्या आइन में तरमीम लाने की ज़रूरत है अगर उसी पे डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो मामला है, या इसको आफ्टर दिस जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आता है, तो आफ्टर दैट ये हो जाएगा परमानेंटली टू क्लोज दैट के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स यूज़ ना कर सकें इसको एक दूसरे के खिलाफ? क्या करना होगा इसके लिए रास्ता? देखिए, आर्टिकल 62 जो इंसर्ट किया था 62(1)(f) वो किया था जिस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी इस कंट्री में, उसको अभी तक इतने सालों में पार्लियामेंट ख़त्म नहीं कर सकी। दैट्स ऑल्सो सरप्राइजिंग। और ये हमेशा यूज़ होता रहा है पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ। जो उसमें रिक्वायरमेंट है, इतनी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है, मेरे ख्याल से कोई भी वो पूरी नहीं कर सकता, इंसान तो पूरी नहीं कर सकता अगर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो। नहीं, तो इसको परमानेंटली क्लोज करने के लिए आफ्टर दिस डिसीजन इंशाल्लाह ये आप समझते हैं क्लोज हो जाएगा, या वी नीड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या लगता है इसका हल क्या होगा? नहीं, वो तो उसके लिए तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट तो कैन ओनली डिसाइड दैट वेदर डिस्क्वालिफिकेशन इज फॉर लाइफ और फॉर 5 years। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आप आइन में बट दे कैन नॉट डिसाइड दैट, दे कैन नॉट स्ट्राइक इट डाउन। ठीक है, और क्योंकि इसमें यह भी है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला आया, तो इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने काफ़ी जिसे कहते हैं स्क्रूटनी में लेकर आया उनके मामलात को, इंट्रा पार्टी आइन, उनके अपनी आइन की रोशनी में, और इसको भी लोगों ने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड है, और इस बुनियाद पर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पॉलिटिकल फाइनेंस विंग इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि वो लोगों के जो टैक्स रिटर्न हैं, एसेट डिटेल्स हैं, नेटवर्थ की डिटेल्स हैं, तो उनकी काफ़ी टाइट स्क्रूटनी होगी। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 62(1)(f) आरओ के लेवल पे फिर लग सकेगा या नहीं लग सकेगा फिर उसके बाद? नहीं, बिल्कुल, एज लॉन्ग एज इट्स देयर। आरओ तो उस पर डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, बट ही कैन रिजेक्ट योर फॉर्म इफ देयर इज अ जजमेंट अगेंस्ट यू, बट एज लॉन्ग एज 62(1)(f) इज देयर, वो इम्प्लीमेंट तो वो उसको जो है बिल्कुल यूज कर सकते हैं उसको।
ठीक है। पर अगर डिसाइड कर देती है सुप्रीम कोर्ट टाइम लिमिट, तो फिर उतने टाइम लिमिट के लिए होगा। लाइक आई सेड, बिकॉज इसमें आप मर्डर कर लें, आप मर्डर करें, मर्डर जैसा हीनियस क्राइम करें, और आप जो है सजा के बाद 5 साल के आप जो है कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। पर अगर आपने जाली डिग्री दी है या आपने कोई प्रॉपर्टी मेंशन करना भूल गए, तो आप फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाइड है। तो आई एम श्योर दिस इज नॉट द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो कोर्ट ने हेल्ड किया है दैट इट्स फॉर लाइफ, उधर लिखा हुआ नहीं है कि इट्स फॉर लाइफ। ठीक है वली साहब, आप अहम तरीन मामले पे आपने बात की, आपका बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और कानूनी आइनी लिहाज से क्या इंतखाबात में गैर यकीनी के बादल छा गए इंतखाबात को लेकर, और जो 8 फरवरी की तारीख है इलेक्शन स्केड्यूल की अनाउंसमेंट, अभी हमने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी डिस्कस किया, उसके बाद जो उसके असरात होंगे कानूनी वो जाने। लेकिन इस पूरी गैर यकीनी सूरत हाल का असर पाकिस्तान की मईशत पर किस तरह पड़ेगा, खासतौर पर रुपी डॉलर पैरिटी पर क्या नजर आता है? फराज साहब, जफर फराज साहब एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल जफर फराज साहब, आप बताइएगा सर, ये जो ये थोड़ी सी गैर यकीनी सी आ गई है फिजा, जब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं होता, और फिर कुछ लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला आया और फिर एक गैर यकीनी के बादल, क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट ले रही है, खासतौर पे आपकी इंटरबैंक और ओपन मार्केट? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वाह। देखिए जनाब, बात यह है कि ये जो फैसले आ रहे हैं और बिल्कुल 190 के एंगल पे आ रहे हैं, पहले कुछ थे अब कुछ है, तो इससे मुल्क की हमारी थोड़ी सी अच्छी वो नहीं जा रही एक इम्प्रेशन, क्योंकि वही कोर्ट्स हैं, वही सब कुछ है, पहले उन्होंने कुछ फैसला दिया और आज कुछ फैसला दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमने मेयर्स लिए हुए हैं, खासतौर पे आर्मी चीफ ने, और जो SIFC बना हुआ है, उसके अंदर मैं समझता हूं कि मुस्तकिल मिजाजी है, और आगे भी वो लगता है कि बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, चाहे इलेक्शन हो या ना हो या कोई भी हुकूमत आए। अच्छा, तो ये बात अभी से मार्केट में है कि मतलब ये सवाल के एंटिसिपेशन इलेक्शन हो या ना हो, ये सवाल है अभी जहनों में लोगों के, और इसकी कितनी नौयत, कितनी संजीदा है इस सवाल की? देखिए, इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल ये खदशात भी हैं और सवाल भी है लोगों का, लेकिन जो अवाम और कारोबारी तबका है, मैं ये समझता हूँ वो इस सेटअप से मुतमईन है, खास तौर पे केयर टेकर गवर्नमेंट से, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स लिए गए हैं उनके फवाइद नजर आना शुरू हो गए हैं, तो लोग ओवरऑल इससे सेटिस्फाई हैं। वो ये यानी कि अब पब्लिक का, अवाम का कंसर्न इस बात से नहीं है कि इलेक्शन हो या ना हो, उनका कंसर्न इस बात से है कि महंगाई कम हो, चीजें आसानी से अवेलेबल हो, किसान कहता है मुझे खाद मिले वक्त पे, और इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है मुझे लाइट मिले और मुनासिब रेट पे मिले, कारोबारी अफराद भी यही चाहते हैं। तो अब लोगों का इलेक्शन पे इतना कंसर्न नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये अगर डिले हो या खुदा न खास्ता कुछ भी हो, अगर मामला जैसा भी सियासी गैर यकीनी की कोई भी सूरत हाल हो, तो ये स्पेकुलेटर्स तो अब नहीं बाहर निकल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के बाद। जो डॉलर में घुसते थे तो वो एकदम हम देखते थे वॉलेटाइल हो जाती थी एक्टिविटी, फिलहाल वो रुक गई है, वो थम गई है, वो रास्ता बंद हो गया। देखिए जी, स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स को काफी कंट्रोल कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स के हवाले से। उसमें आप डॉलर मार्केट भी देख सकते हैं, उसमें आप स्टॉक एक्सचेंज भी देख सकते हैं कि उसके अंदर अब कोई स्पेकुलेशन इतनी नजर नहीं आती, और ओवरऑल स्मगलिंग है और चीजें हैं, दीगर चीजें भी अवेलेबल हैं, और मार्केट्स में उनके रेट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, महंगाई का जो आपका ओवरऑल रेट है वो कम नजर नहीं आ रहा, वो वहीं का वहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूटी रहेगी पॉलिसीज में, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में महंगाई में भी कमी होगी। जहां तक बात है इलेक्शन की, तो इससे आम आदमी को, कारोबारी आदमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई खास कंसर्न नहीं है, सिवाय इंटरनेशनली जो दबाव डालने के लिए जो पाकिस्तान के ऊपर वो इस्तेमाल हो सकता है। बाकी मैं समझता हूं कि ये मार्केट बेहतर रहेगी,
चाहे तो इलेक्शन फिर हो या ना प्राण साहब ये हो। बताते जाएं कि फिर इसका मतलब हम ये हर बार आपसे पूछते हैं कि डॉलर रुपी पैरिटी आप देखते हैं इसी रेंज में, या फिर आप समझते हैं कोई इम्पैक्ट इलेक्शंस का या कोई भी गैर यकीनी खबर आती है तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं आना, इन्हीं रेंज में रहना है या इससे बेहतर होना है? क्या पोजीशन देखते हैं आगे? देखिए जनाब, मैं ये समझता हूँ कि प्रेजेंट और नियर फ्यूचर के अंदर डॉलर का रेट कम होगा और रुपये का रेट बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि ओवरऑल जो हमारे जितनी भी खबरें हैं वो अच्छी हैं, खास तौर पे एफडीआई के हवाले से। फिर हमने देखा कल परसों पीएसओ के 40% शेयर बिके, सुकूक बॉन्ड डायरेक्ट जो है वो उसके अंदर आ गए हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि डॉलर के ऊपर इतना असर नजर नहीं आएगा। और जो आज इंटरेस्ट रेट जो कल सेम रखा गया स्टेट बैंक ने, उससे थोड़ा बहुत स्टॉक में कोशिश की स्पेकुलेटर्स ने मूवमेंट बनाने की, लेकिन बन नहीं सकी। आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट वापस प्लस हो गई। तो ओवरऑल मैं पाकिस्तान में इकोनॉमी के हवाले से पॉजिटिव हूँ और डॉलर के हवाले से भी, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी। फराज साहब आप समझ रहे हैं कि आपने कहा ना कि बेहतर होगा, तो कहां तक जा सकता है ये, क्या आपको लगता है? देखिए जी, ये अभी दिसंबर का जो दिसंबर एंड के ऊपर प्रेशर रहता है। कंपनीज अपने प्रॉफिट्स बाहर बेचती हैं, अपनी पोजीशन स्क्वायर करती हैं, इंपोर्टर्स भी कोशिश करते हैं कि हम अपनी एलसीज खोल लें, लेकिन फिर भी मुझे फौरी तौर पे 1-2 रुपए कम नजर आती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर अप्रैल में पेमेंट है $1 अरब की या दीगर पेमेंट्स आती हैं तो आपको इन द नियर फ्यूचर भी आफ्टर फ्यू मंथ्स भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेशर इसके ऊपर आता नजर आता है? मुझे फिलहाल कोई प्रेशर नजर नहीं आता इन हालात में। अगर कोई खबर आ जाए या कोई नई पोजीशन बन जाए तो अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको 270 रुपीस पे जल्द आ जाना चाहिए। सही। और सियासी तौर पे भी कोई भी खबर आ जाए तो आप समझ रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव ही है मामला? जी, सियासी तौर पे अगर कुछ छोटी मोटी खबर आती है तो उसका असर नहीं आएगा। अगर खुदा ना करे कोई बड़ा सेटबैक आ जाता है, कोई ऐसी बात आ जाती है, तो फिर वो तो आदमी फ्यूचर को ज्यादा फोर्स ही नहीं कर सकता। लेकिन जो करंट सिचुएशन है इसके मुताबिक मुझको डॉलर जो है ना वीक लगता है और रुपया स्ट्रॉन्ग लगता है। ठीक है, ज़फ़र साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ज़फ़र साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आईन और कानून के लिहाज से जो ताहयात नाअहली है, इस हवाले से अहम तरीन फैसले होने आला अदालत, इस पर गुफ्तगू हुई। और साथ साथ माशी लिहाज से जो इलेक्शन के जो इस वक्त अपेरेंटली डिले या इस हवाले से खदशात जो है उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, मईशत और ख़ास तौर पर रुपये डॉलर किस तरह ले रहा है, इस पर बात हुई। अब ब्रेक के बाद आएंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीलियाँ चाहती है, वो तब्दीलियाँ आखिरकार क्या है, और जो दावा करती है कि 22,000 अरब रुपए के फंड्स सूबा सिंध को मिले, वो आखिर खर्च क्या हुए। एमक्यूएम का स्पेसिफिकली इस हवाले से मुतालबा किया। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात सूबे सिंध की सियासत से मुताल्लिक बिलखुसूस, और फिर कराची की मजमूई तौर पर बात भी करते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सीनियर भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि हम ये बार बार सुन रहे हैं 22,000 बिलियन 22,000 अरब रुपए। हमने अभी राव अनवर साहब के इंटरव्यू का सुना 700 अरब, फिर अपने 1450 अरब सालाना, और एमक्यूएम ने कहा कि 22,000 अरब का हिसाब किताब होना चाहिए। तो अब एमक्यूएम स्पेसिफिकली जो एनएफसी के शेयर से सिंध को मिला है, सिंध हुकूमत को, उसमें चाहती क्या है? इन फंड्स का ऑडिट हो, फॉरेंसिक ऑडिट हो, नैब इन पे क्यों केस चलाए, क्या एमक्यूएम का मुतालबा होगा बिफोर इलेक्शंस या आफ्टर इलेक्शंस स्पेसिफिकली? भाई साहब शुक्रिया शफान। देखें, आपको तो याद होगा, वैसे तो लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने हर बजट में जी 2 ही बातें की हैं कि एक अवाम पे जो टैक्सों की भरमार है, और दूसरा जो सिंध हुकूमत के बेइंतहा अखराजात हैं। 70 से 75% तक ऐसे अखराजात हैं सिंध हुकूमत के जो सिंध हुकूमत की मशीनरी बशमूल वज़रा, उनकी आसाइश आराइश उनके ऊपर इस्तेमाल होते हैं। और जो डेवलपमेंट फंड रखा जाता है, बल तो वो दिखावे के लिए रखा जाता है और खर्च किया नहीं जाता। नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो क्राइटेरिया चारों सूबों का डिसाइड हुआ जी,
उसमें सबसे ज्यादा खातिर खा फंड सिंध को मिल रहा है, बलूचिस्तान को मिल रहा है। लेकिन अगर मेरा बजट 2008 का 267 बिलियन था, 267 अरब रुपए, और नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद मेरा बजट आज 2200 अरब रुपए हो गया, और मेरे सूबा कराची से कश्मीर तक उसी तरह बदहाल है, यानी ये सिंध गरीब से गरीब हो गया और वुज़रा अमीर से अमीर हो गए, तो फिर ये सवाल बनता है ना कि हिसाब लिया जाए। और ये 2200 अरब रुपए तो मैं आपको एक साल का बता रहा हूं, आप अगर हर साल का डेवलपमेंट फंड ही देख लें तो वो आखिरी 2 महीनों में खर्च हो जाता है, लेकिन नजर नहीं आता। और जो आजकल कराची में काम हो रहा है, ये बार बार मैं कहना चाहूंगा, ये आपकी हमारी कोशिशों से हो रहा है। ये वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन आपको इमदाद दी है, आपको वाटर बोर्ड में $1 बिलियन की इमदाद आ रही है। ये कोई सिंध गवर्नमेंट काम नहीं करा रही है। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये वर्ल्ड बैंक आपको दे रहा है सॉफ्ट लोन की हैसियत से, जो कराची में काम हो रहा है। 10 साल का प्लान है कराची लिवेबल सिटी बनाने के लिए। तो ये भी मैं क्लियर करता रहूं कि जहां मेयर साहब और वुज़रा तख्तियां लगा रहे हैं, ये पैसा भी आपका मेरा नहीं है, ये भी मुझे और आपको इसके ऊपर सूद अदा करना है। तो असल पैसा हमारा कहां जा रहा है, ये सवाल है सोचने वाला। लेकिन ये जो सवाल है इस पे ख्वाजा साहब, ये तो सवाल आपका है, जीडीए भी कुछ कर रही है, नून लीग भी उठा रही है सवाल, वो ढके छुपे अल्फाज में उठा रही है, आप एक आईनी तरमीम भी लेकर आ गए। लेकिन इसका जवाब यानी स्पेसिफिक क्या है? यानी आप ये चाहते हैं कि नैब इनको टेकअप करे केसेस को, वही नैब जो कि अल अजीज़ी और अभी इवेंट फील्ड में जिसका किरदार सामने आया है, या आप चाहते हैं कि ये जो आपका पार्लियामान सूबाई बने वो इसको टेकअप करे, जैसे आप खुद ऑपोजिशन लीडर थे, कि ऑडिट हो, इनके फॉरेंसिक ऑडिट हो, या फिर आप कोई और मुतालबा चाहते हैं? कैसे इनका अकाउंट फॉर हो इन हजारों अरब रुपए का? देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम जो है ना, वो दुनिया में जदीद मुल्कों में इसकी ट्रेनिंग है, जदीद मुल्कों में इसका मैकेनिज्म है। हमारे यहाँ तो आप वही 1960 के कवानीन के तहत चल रहे हैं, जिसमें नैब आपने बताया कि डिस्प्यूटेड हो गया, फिर हर सूबे ने अपनी एंटी करप्शन बना ली, और अभी तक मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं है जहां पर मुल्क की लूटी हुई दौलत को पकड़ने, रोकने, वापस लाना तो छोड़ दें, मजीद उस लूटी हुई दौलत को रोकने का कोई मैकेनिज्म वो नहीं है। मैं बड़ा मायूसी से ये बात कर रहा हूँ, ना नेशनल असेंबली ने कोई कानून साजी की, ना पीटीआई ने की, ना पीएमएलएन ने की, ना पीपल्स पार्टी ने की, और ना ही करेंगे। जो आप फरमा रहे हैं कि हमारा मुतालबा ये जरूर है कि भाई इनके हाथ से पैसे नीचे दो ना। 4 वजीर आला के हाथ में आके 18वीं तरमीम या नेशनल फाइनेंस कमीशन पार्क हो जाता है, एक वजीर आजम के पास पार्क हो जाता है, ये नीचे क्यों नहीं आता? ये जिले की तहसील की यूसी के लेवल पर आए। जब इनके पास पैसा नहीं होगा और पैसा नीचे तक आएगा तो ये जो लूट मार का सिलसिला ये भी खत्म होगा, और लोग अपने आम नुमाइंदे से जो उनके घर गली मोहल्लों में रहता है उससे पूछेंगे, भाई तेरे पास 25 लाख रुपए आए थे, महीना क्या किया? तेरे पास 50 लाख रुपए आए थे, महीना क्या किया? अभी तो सब वजीर हाउस के, चाहे वजीर हो, चाहे अपोजिशन हो, एमपी हो, चेयरमैन हो, यूसी चेयरमैन हो, वजीर आला हाउस की गुलामी और उसकी बंदर बांट के मोहताज है। अच्छा, लेकिन ख्वाजा साहब जब नीचे आता है तो पीपल्स पार्टी ये सवाल उठा रही है कि जब नीचे भी पैसा आया तो फिर फैसल वावड़ा ही नैब में लेके गए थे वसीम अख्तर साहब को केस के, उन्होंने एसेट भी और मीन्स बना लिए, और फिर वो भी ये कह रहे हैं कि पार्कों पे कब्जे हुए, यहाँ पे चाइना कटिंग्स हुई। तो वो कह रहे हैं कि जब नीचे पैसा आया तो फिर कौन सा शहर कराची के साथ इंसाफ हुआ? तब भी तो मुबैना तौर पे अपैरेंटली नैब केसेस बने और उस पर भी कंप्लेंट्स गई नैब को। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस अगर प्रोविंशियल सतह पर रहता है या लोकल सतह पर रहता है? इज़हार साहब, सिर्फ 2 मसले हैं ना। एक तो पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि भाई अगर हमारे यहाँ 100 बच्चे कुत्तों के काटने से मर गए तो पंजाब में 200 मर गए। उनकी जस्टिफिकेशन ये होती है, हम बुरे हैं तो हमसे ज्यादा बुरे भी हैं लोग, तो वो अपने से ज्यादा बुरा ढूंढते हैं, वो अपने से ज्यादा अच्छा नहीं ढूंढते। और अहम बात ये, मैं बात कर रहा हूँ मुल्क की वसाई की। बद इंतजामी कहीं हुई है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिए हैं, हमारे दफातर समेत कितने इमारतें गिरा दी गई हैं। वो एक बद इंतजामी है, ये करप्शन है, ये लूटमार है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम है। इसको आप उससे नहीं। और अच्छा, जब वो पैसा नीचे आया था 2001 की बात कर लूं जिसमें हमने बाइकआउट किया था, नाम उठाए ना मेरा पीपल्स पार्टी के के सारे जिले नाजिम बने हुए थे। क्यों नहीं बने भाई? 2002 में एमपीए बन जाते, 2002 में एमपीए। जहां पैसा था वहां सब दौड़ के नीचे चले गए। बड़े बड़े लीडरों के नाम इनके देख ले हम, नवाब शाह से, लाड़काना से, सक्कर से, सब जिले नाजिम बन गए। जैसे ही पैसे एनएफसी अवार्ड में ऊपर आया, सबके सब सूबे में आ गए, वजीर बन गए।
ये तो पैसे के पीछे भागने वाला काम है। अगर नीचे देना था और आपको नीचे बुरा लग रहा था तो आपके लोग जो जिले नाजिम बने थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? करोड़ों रुपए उनके पास भी तो गए। अच्छा, और फिर दूसरा जो इसमें करोड़ों रुपए जो गए, एक तो गए, और फिर ख्वाजा साहब दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर सूबाई या जो लोकल सतह है उसके ऊपर जो आपका अपना रेवेन्यू है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए या रेवेन्यू जनरेशन के लिए, वो मिसाल देते हैं कि वेस्ट के अंदर अभी हमारे एक जो है डीएमसी, उन्होंने 4 करोड़ रुपए जनरेट करे, खुद से जनरेट करे। तो कहते हैं जब लोकल सतह के ऊपर खुद रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी नहीं है नीचे के लोगों में, तो वो किस तरह से फिर वो खुद क्यों पैसों की तरफ क्यों देख रहे हैं, सूबाई हुकूमत की तरफ? Why don't they generate their own revenue? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है वो खुद से पैसे जनरेट कर सके साहब अभी तक? ये बड़ी अहम बात आपने की है। मैं आपको बताता हूं कि फिर 2008 में चले जाता हूं। मेरा जो रेवेन्यू था कराची का वो 30 अरब रुपए था और 30 अरब में से मुझे 5 अरब लगते थे। भाई आज मेरे शहर का रेवेन्यू 42 से ज्यादा टैक्स लगे हुए, सफान 42 से ज्यादा टैक्स लगे हुए, और ये सारे अर्बन टैक्स हैं। और मेरा आज सिंध से जो कलेक्शन है, जो कराची से कलेक्शन है, वो 300 अरब रुपए है, और 300 अरब रुपए के बाद भी मेरे शहर को 10 अरब से ज्यादा नहीं मिलता। अब आप जुल्म ये कर रहे हैं, मरे पे 100 दुर्रे, कि आप तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को कह रहे हैं जाओ और टैक्स लगाओ अपने इलाकों में। यानी मेरे पास कौन सा ऐसा टैक्स है जो अर्बन टैक्स, आप नाम ले लें, होटल से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेके, ट्यूशन सेंटर से लेके, हेल्थ से लेके, क्लिनिक से लेके, वकील से लेके, हर चीज पे, इंटरनेट पर टैक्स है। क्या ये टैक्सेस अंदरूने सिंध है? नहीं है। वहां के मार्केटों पे टैक्स है? नहीं है। वहां के बस स्टॉप पे टैक्स है? नहीं है। वहां का शॉप बोर्ड टैक्स है? नहीं है। केडीए नहीं है। भाई तो मसला ये कि अगर मुझे ये एतराज नहीं है कि आप कराची से पैसा उठाएं, आप कश्मीर में लगाएं, लेकिन काश कश्मीर बदल जाता ना 15 साल बाद। ये तो जुल्म है कि ये म्यूनिसिपल चेयरमैन को और अपने चेयरमैन को कह रहे हैं कि जाओ मजीद टैक्स लगाओ। अबे कहाँ लगाएं टैक्स भाई? किधर लगाएं? आवाम के पास सांस लेने की जगह नहीं है। लेकिन एजाज साहब फिर ये बताएं ना कि जो बल्दिया की सतह पे सियासत थी उससे आपने बॉयकॉट किया और उस पर आपके एतराजात थे, जमात इस्लामी ने कंटेस्ट किया, तो जो आपके इशू हैं वो बल्दिया लेवल के, जो आपके खास तौर पे लोकल गवर्नमेंट सत्ता के हैं, तो उसमें तो आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, आप बायकॉट कर गए थे। अब जमात इस्लामी कह रही है कि हम एक अदम एतमाद ला रहे हैं मुर्तज़ा साहब के खिलाफ, तो अब आपका लोकल गवर्नमेंट के ऊपर स्टैंड क्या है? क्या आप सपोर्ट करेंगे अखलाकी या सियासी तौर पर इसको? सफान, मैं फिर दोहराता हूं, ये इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी की तो कभी तारीख में लोकल गवर्नमेंट की नहीं हुई। हमारी पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में और 2013 में ये डंडे के जोर पे इलेक्शन हुआ और डंडे के जोर के ऊपर इन्होंने कानून बनाया। आपको याद होगा मैंने खड़े होकर इस कानून की मेरी तमाम जमात ने मुखालफत की, पीटीआई ने सपोर्ट की थी, पीएमएलएन ने सपोर्ट की थी, उस वक्त जीडीए नहीं थी तो उस वक्त तमाम फंक्शनल ने सपोर्ट की थी, हमने मुखालफत की। फिर वसीम अख्तर आए तो हमने बताया कि देखो अमली तौर पर 4 साल ये निज़ाम नाकारा है, इस निज़ाम के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पैसे नहीं है, वज़ीर आला की मोहताजी है, नौकरियां हम नहीं दे सके, डेवलपमेंट काम 2 करोड़ से ज्यादा मेयर की ताकत नहीं है। आज आप जाएं चीन के अंदर, लंदन के अंदर, स्कॉटलैंड, टर्की, वजीर आजम से ज्यादा पैसे स्कीमें वो करता है। और फिर दूसरी बात ये कि भाई इस लोकल गवर्नमेंट के अंदर हम दोबारा हिस्सा लेते और दोबारा वही वावेला करते, जीत भी जाते, हम मेयर जीत भी जाते और दोबारा फिर इसी पीपल्स पार्टी के हमें दरवाजे पे जाना पड़ता। तो हम ये कन्विंस हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगा। एक तजुर्बा वसीम अख्तर साहब का कर चुके हैं, दोबारा वही तजुर्बा हम नहीं करना चाहते। इसीलिए हम अब चाहते हैं सिंध में अपनी अक्सरियत लेकर आकर ये सारे कवानीन हम इनको वापस करें और ये ड्रैकोनियन लॉज को रिवर्स करें और इंशाल्लाह हम रिवर्स करेंगे। नहीं, आप रिवर्स करेंगे और इसके लिए फिर आपको 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए होगी ना इजहार साहब, खासतौर पे आईनी तरमीम जो आप प्रपोज कर रहे हैं, तो ये 2 तिहाई अक्सरियत आपको इंतखाबी मंजरनामे में बनती हुई कैसे नजर आ रही है? मैं कानूनी या तौर पर नहीं बल्कि सियासी तौर पर पूछना चाह रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन होगा कि हम आईन में आप जो तरमीम प्रपोज कर रहे हैं फिर नून लीग आपके साथ पूरी तरह कंसेंट दे चुकी है इसके ऊपर? क्योंकि उनके जो रहनुमा टीवी पे आते हैं वो अक्सर बात सहमे अंदाज में करते हैं, ना खुल के करते हैं ना दबे दरवाजे कहते हैं। ये कह देते हैं कि हाँ मजीद इख्तियार देना चाहते हैं, ये नहीं कहते कि हम एमक्यूएम को खुल के कहेंगे हम एमक्यूएम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें इजहार साहब कैसे होगा ये? इसमें सफर दो कानून साजियों के हैं, बल्कि 3। 18वीं तरमीम जो डिवॉल्व होकर सूबों में आई है, हमें उसको बेहतर करना है, उसके लिए सादा अक्सरियत सूबे में चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे सादा अक्सरियत के साथ वो सारे कवानीन चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के, उसके लिए हमें सूबे में 2/3 नहीं चाहिए, हम वो उसको ठीक कर लेंगे। अब आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि जो आईनी तरमीम है उसके लिए हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। भाई हमारा देखे ना, ये काम है कि कराची तक पेशावर
हम एक ही कानून बनाना चाहते हैं, एक ही इख्तियार देना चाहते हैं, तो लोगों के सामने अगर ये सियासी जमातें हमारे साथ मुनाफकत करती हैं जैसे कि करती रही हैं, तो हम कम से कम अवाम की अदालत में इनको एक्सपोज करके हमारा माफी और ज़मीर मुतमईन है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल तो कम से कम पेश कर रहे हैं। हम एक दूसरे को इल्जामात तो नहीं दे रहे। अब ये 18 माह हुकूमतों में बैठे रहे और अब एक दूसरे के ऊपर फिर शुरू हो गए, तो ये ड्रामेबाजी से हम जान छुड़ा रहे हैं इस पूरे पाकिस्तान की। ये मौरूसी, खानदानी, वडेराना, जागीरदाराना सियासत से जान छुड़ाना चाहते हैं। इन खानदानों के पीछे से निकलो, इनकी गुलामियों से निकलो और अपने आप को बेहतर बनाओ, वो हल है। और आईनी आप सही कह रहे हैं, मुश्किल है 2/3 मेजोरिटी, लेकिन भारत कहीं ना कहीं से आगाज तो करना है ना। कहीं ना कहीं से 18वीं तरमीम भी तो हुई है, 24वीं भी हुई है, नहीं, लेकिन अब अभी इजाज़ साहब क्योंकि माहौल ऐसा है ना कि SIFC है, उसमें बहुत से रिफॉर्म्स की बात हो रही है, उनका आप एजेंडा देखें तो उसमें मेरे ख्याल से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस पे बात नहीं हो रही? माइनिंग से लेके हर इकोनॉमी का शोबा या फॉरेन मिनिस्ट्री, तमाम की बात हो रही है। तो ये बात पहले भी थी कि 18वीं तरमीम को लेकर मुख्तदर हल्के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं या वो भी चाहते हैं। तो आपने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की है? मैं पॉलिटिकल पार्टी से हटके कह रहा हूँ, और क्या उनका भी कंसेंट है? दे ऑल्सो वांट के एक होना चाहिए चेंज इसमें गवर्नेंस स्ट्रक्चर में? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी कि पाकिस्तान की माशी मजबूती के लिए पहले हम ये कहते थे कि मजबूत सूबे मजबूत विफाक की अलामत है। अब हम ये कहते हैं कि भाई मजबूत जिले, मजबूत यूसियां, मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। तो हमारी उस लीडरशिप को भी ये अंदाजा है कि जाहिर सी बात है, मुल्क अगर माली तौर पर, इंतजामी तौर पर अंदर से खाली हो जाएगा, उसके अंदर वो खला पैदा हो जाएगा, तो हमारा दिफा भी मुतासर होता है। और खास तौर पर सफवान, कराची स्ट्रेटेजिकली तौर पर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है जहां पर पाकिस्तान की तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कंटोनमेंट मौजूद हैं, यहाँ हमारी फौजी छावनी है, हमारे बेसिस हैं, हमारी अदालतें हैं। इस शहर को तो किसी सूरत नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल हमने गुजारिशात जिस फोरम पर हमसे राब्ता किया गया, गैर सियासी, सियासी, इंतजामी, अस्करी, हमने सब के आगे अपना मुकदमा रखा है और हमें इसकी तायीद है। अच्छा, आपको तायीद हासिल हुई है। तो ये है कुछ के इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद इलेक्शन पे भी अभी भी सवालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात डिलिमिटेशंस पर है, सिक्योरिटी कंसर्न्स, मौसमी कंसर्न्स, बहुत सारे कंसर्न्स हैं। तो क्योंकि हम इस SIFC की बात कर ही रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत सी मामला डिस्कस हो रहे हैं। तो इज इट इम्पोर्टेंट कि इलेक्शंस हो इस चीज़ के लिए, ये जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए? नहीं, इलेक्शन होना तो जाहिर है जरूरी। इलेक्शन होगा तो पार्लियामान आके अपने काम करेगी ना, इलेक्शन तो है। लेकिन जाहिर है इलेक्शन की जो आप खदशात बयान कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये जुमे तक या हफ्ते तक आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन आगे क्या अपनी राय दे रहा है या क्या हतमी तारीख दे रहा है। 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। सही। और लेकिन ये भी बताते जाए एजाज साहब, क्योंकि एक तो आपने 18वीं तरमीम में बात की, तो एक तो वो है जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, जो आप कह रहे हैं कि उसका कंपोजिशन चेंज हो जाए। दूसरा वो है जो 57.5% फेडरल डिविजनल पूल में से जो जा रहा है सूबों को, तो एक राय ये भी है कि वो 57.5%, क्योंकि वफाक को कुछ बच नहीं रहा, उसके डिफेंस और जो डेट सर्विसिंग है वो मुश्किल से पूरी हो रही है, कि उसका कंपोजिशन भी चेंज होना चाहिए। तो क्या आप ये मुताला भी करते हैं? देखिए, मैं ये एक बड़ी देरीना बहस है। सूबे के अंदर तो हम कंपोजिशन के बिल्कुल कायल हैं कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत जिलों को बाइख्तियार करा जाए और उसका भी क्राइटेरिया 4 उसी तरह हो जैसे नेशनल फाइनेंस का है। लेकिन जो आपने सवाल किया, इसके लिए मेरा ख्याल है एक जॉइंट सेशन के साथ हमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी को असर देखना पड़ेगा और हमें खुलकर ये बात करनी पड़ेगी कि हमें ऐसा ना हो कि हमारा डिफेंस कमजोर हो। तो ये भी एक मुजरिमाना गलती होगी हमारे सियासी रहनुमाओं की। तो ये तो बहरहाल पार्लियामान तय करेगी कि कहाँ किसको कितनी जरूरत है, और हाँ, जरूरत के साथ साथ कहाँ कितनी हिफाजत के साथ खर्च हुआ है। भाई, बलूचिस्तान में एक MPA को सालाना 50-50 करोड़ रुपए मिले। MPA की बात कर रहा हूँ, MNA की नहीं कर रहा। तो क्या बलूचिस्तान के हालात 15 साल में क्या बेहतर हुए? ये सवाल तो उठेंगे। फिर जाहिर है ये भी उठेगा कि भाई अगर इतना पैसा देने के बाद भी मुल्क अंदरूनी तौर पर बेरोजगारी है, महंगाई है और मारा मारी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, तो इस पे क्वेश्चन तो उठेगा ना इस पैसे के ऊपर।
तो लेकिन ख्वाजा साहब, ये फिर जो इंतखाबी माहौल है, आपने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ऐलान होने वाला है, आपके भी यहाँ पे 3 कारकुनों की इस वक्त यहाँ पे जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं, जो वाक़या हुआ जिसमें 3 जहां बाग हुए, फिर आपने इल्ज़ाम तराशी भी की पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया इसके ऊपर, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ऑलरेडी 2 सूबों में सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुके हैं। ये जो वाक़या हुआ शहर कराची में, इससे हमें खदशात का इजहार ये हुआ कि कहीं यहाँ पर भी अमन-ओ-अमान की सूरत ना बिगड़ जाए। तो क्या आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सूबा सिंध में बिलखुसूस कराची में कोई कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से आप चाहते हो कि माहौल नहीं मिल रहा आपको कैंपेनिंग के लिए, ऐसा कुछ है? देखिए 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर है और यहाँ पर रोजाना 10,000 लोग आते जाते हैं और यहाँ की पुलिस इतनी बासलाहियत और बाइख्तियार नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें रेंजर्स हो और बाकी हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हो, जिस तरह से कराची को कंट्रोल रखा है, इक्का दुक्का ऐसे वाकयात होने नहीं चाहिए बड़े, लेकिन इनको इबरत का निशान अगर बना देंगे तो आने वाले वक्त में भी ऐसे नहीं होगा। खासतौर पर स्ट्रीट क्राइम है। स्ट्रीट क्राइम के लिए हमें बहुत गौर करना है कि ये लोगों को मारने के बाद 6-6 साल तक उनकी शनाख्त नहीं होती, गवाह नहीं मिलते और वो छूट जाते हैं और फिर दोबारा किसी गरीब को मार देंगे 3,000 रुपए के मोबाइल के लिए। तो ये सारी वो कानून साजी है जिसको असेंबली में हमें करना है, जो पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। और हम लोगों को सुकून देने के लिए, अमन-ओ-अमान देने के लिए, माशी इस्तेकाम देने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये सारी तरमीम हम करेंगे। सही। और ख्वाजा साहब ये बताते जाएं कि आपने जीडी और नून लीग के साथ जो आपके मामलात हैं, खासतौर पे सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से हमने देखा है मीटिंग्स हुई हैं और उसमें कोई टेंजिबल रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है, ये कहा गया। तो अब क्या कोई सीट एडजस्टमेंट्स के ऐलानात होंगे, कब होंगे? आफ्टर द इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंसमेंट होंगे? और ये मीटिंग्स में कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंसर्न्स हैं, क्या है? नहीं सफान, एक इशू है ना, एमकेएम का चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई किसी भी सीट से खड़ा हो जाए, पार्टी किसी को किसी भी सीट से टिकट दे दे, लेकिन ये सूरत-ए-हाल जीडी और जमीयत उलमा इस्लाम में नहीं है। वहां पर इलेक्टेबल्स हैं, इलाके के लोग हैं, तो पहले उनको अपने अंदर टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे, फिर हमें पता चलेगा किस नशिस्त पे कौन सा मजबूत उम्मीदवार वहां खड़ा है, उस हिसाब से हम उनके साथ बात करेंगे। अभी तो उनके लिए उम्मीदवारों का ऐलान होना जरूरी है, हमारे लिए उम्मीदवारों की हैसियत नहीं है, पार्टी का फैसला है। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी का एक फैसला है, मुस्तफा कमाल साहब कह चुके हैं वो चाहते हैं बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़ना, जहां पहले लड़े थे पीएसपी के प्लेटफॉर्म से, और शहबाज शरीफ साहब उसी हल्के से 718 वोट से हारे थे फैसल वार्डा से। तो शहबाज शरीफ यानी नून लीग भी स्ट्रॉन्ग होल्ड समझती है उसको, तो ये आपके दरमियान कोई बोन ऑफ कंटेंशन तो नहीं बन सकता कि ऑन दिस इशू, जैसे ऐसे बहुत से हल्के हो शायद? अगर क्या शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस हल्के से नॉमिनेशन भरते हैं तो इस पर बात की जा सकती है, लेकिन अभी तो मैंने आपको यही बताया ना कि उनके यहाँ इलेक्टेबल्स हैं, चेहरे इंपॉर्टेंट हैं, और हमने अपने हलकों के ऊपर अपनी अनाउंसमेंट कर दी है, 5 उम्मीदवारों का हमने ऐलान भी कर दिया है। तो ये तो जल्दी उन पार्टियों को होनी चाहिए जो हमसे मदद मांग रहे हैं। एग्जैक्टली। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ख्वाजा अज़हर हुसैन साहब की गुफ्तनी जो सूबे सिंध की मजमूई सियासत है, कराची के अहम तरीन मसाइल और उस पर एमकेएम ने जो अमेंडमेंट्स उनका मतलब क्या है, क्यों चाहती है, इसको एलैबोरेट किया ख्वाजा साहब ने। फीडबैक दीजिएगा, जरूर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।